everyone, welcome to my channel. I am Mehak and you're watching me on the channel Your Helper Mehak. So guys, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश बुक हॉर्नबिल चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस के कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स. So without wasting much time, let's get started to it. So here is our first question. What generated the interest of the world in King Tut? ऐसी क्या बात थी जिसने दुनिया को किंग टुट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा कर दिया? सो टुट वॉज जस्ट एन टीनेजर. किंग टुट वॉज जस्ट एन टीनेजर व्हेन ही डायर्ड. किंग टुट जो थे, जब वो उनकी मृत्यु हुई थी तब वो एक टीनेजर थे, मतलब टीन की एज में थे. ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी. वो लास्ट हेयर मतलब वो लास्ट किंग थे एक फैमिली के, उस फैमिली के जिसने इजिप्ट को और उसके एम्पायर्स को कई सेंचुरीज तक रूल किया था. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम्ब इन 1922, द मॉडर्न वर्ल्ड वंडर्ड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम एंड वंडर्ड इफ ही कुड हैव बीन मर्डर्ड. और जब किंग की जो टूम्ब मिला उन्हें 1922 में, उसकी डिस्कवरी हुई, तो जो मॉडर्न वर्ल्ड था उसने सोचा कि क्या हुआ होगा उनके साथ जो उनकी मृत्यु हो गई. क्या उनका मर्डर हुआ होगा? दिस वॉज द things the wanted world wanted to know. Second question is, how did nature seem to echo the unnatural happening? जो अननेचुरल हैपनिंग मतलब जो नेचर के खिलाफ जो कुछ हो रहा था, किंग टुट की बॉडी को निकाला जा रहा था उसकी कब्र में से, तो नेचर ने उसके खिलाफ कैसे रिएक्ट किया, कैसे अपनी आवाज़ उठाई. As King Tut was taken from his resting place in the ancient Egypt cemetery, जब किंग टुट को जहाँ पे उनकी रेस्टिंग प्लेस थी, मतलब जहाँ पे उनकी कब्र थी, एंशियंट इजिप्टियन सिमेंट्री में से निकाला जा रहा था, डार्क बेलिड क्लाउड्स दैट हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे. जो डेजर्ट की स्काई के सारी जो स्काई थी डेजर्ट में, जो सारी आसमान था, काले बादल छा गए, सारा दिन छाए रहे. व्हील्ड स्टार्स इन ग्रे, और जो स्टार्स की चमक थी वो नहीं दिख रही थी, वो ग्रे हो गए थे बिकॉज ऑफ क्लाउड्स. इट सीम्ड दैट द विंड वॉज एंग्री, ऐसा लग रहा था कि जो हवाएं हैं वो बहुत गुस्से में हैं. एंड हैड रोज द डस्ट डेविल्स, और उन्होंने डस्ट डेविल्स को खड़ा कर दिया है. Here is the third question. What did the tourist throng to see Tut's tomb? What was their reaction? टूरिस्ट टट्स के टूम को क्यों देखने आते थे और उनका क्या रिएक्शन हुआ करता था? द टूरिस्ट केम टू पे देयर रिस्पेक्ट टू किंग टुट. टूरिस्ट ने इससे उनकी बॉडी को, उनके टूम को इसलिए देखने आते थे क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट उन्हें पे करना चाहते थे. दे एडमायर द म्यूरल्स एंड टट्स गिल्डेड फेस ऑन हिज मम्मी शेप्ड आउटर कफिन. वो म्यूरल्स को देखते थे और टट का जो गिल्डेड फेस था मम्मी शेप आउटर कफिन पे बना हुआ था. जिस कफिन में उन्हें रखा गया था उसके ऊपर उनका एक कफिन के ऊपर उनका एक फेस बनाया गया था, उससे एडमायर करते थे. दे रीड फ्रॉम द गाइड बुक्स एंड विस्पर. वो जो गाइड बुक्स वहाँ पे रखी गई होती थी उन्हें मुंह में पढ़ते थे. विस्पर मतलब विस्परिंग, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलना, अपने मुंह में बोलना. और स्टूड साइलेंटली, या तो वो चुपचाप खड़े रहते थे. पॉन्डरिंग ओवर टट्स अनटाइमली डेथ, और सोचते रहते थे कि टट की जो इतनी जल्दी डेथ कैसे हो गई. रीडिंग लेस्ट द फेरो कर्स बिफॉल दोज हु डिस्टर्ब हिम, और डरते थे कई लोग कि वो फेरो मतलब किंग उन्हें मतलब श्रापित ना कर दें कि उन्हें डिस्टर्ब क्यों किया गया. Here is the fourth question. Who was Howard Carter? How did he find? What did he find? Howard Carter कौन थे और उन्हें क्या मिला था? Howard Carter was British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of unsuccessful research. Howard Carter थे, वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में टट का जो टॉम है वो डिस्कवर किया था, बहुत सारे नाकामयाब कोशिशों के बाद. He discovered the richest royal collection ever found that included stunning artifacts in gold that caused a sensation. उनको क्या मिला था? बहुत ही richest royal collection मिली थी क्योंकि टट के टाउन के साथ बहुत सारे गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स थे जो कि बहुत ही स्टनिंग थे. Question number 5. Tut was buried in March to April. How did Carter conclude this? जो टट थे उनको मार्च या अप्रैल में बरी किया गया था, इसके बीच में. तो कार्टर ने ये कैसे पता लगाया? ऑन ओपनिंग अ कफिन को ओपन करने के दौरान कार्टर फाउंड अ श्रोड डेकोरेटेड विद गार्लैंड ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स. श्रोड होता है एक मतलब गोल सा
बनाया होता है माला की तरह, गार्लैंड्स थे उसमें, और वहाँ पे विलो और ऑलिव लीव्स, ये कुछ प्लांट्स के नाम है। वाइल्ड सिलरी लगी हुई थी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर, ये सब कुछ प्लांट्स के नाम हैं जो उस पर श्राउड को डेकोरेट करने के लिए लगाए गए थे। सिंस दिस फ्लावर्स ग्रोज इन मार्च और अप्रैल, जो ये फ्लावर्स हैं वो मार्च और अप्रैल में ही उगते हैं। कार्टर कंक्लूडेड दैट द बरियल वॉज इन दीज मंथ्स। सो कार्टर ने उसको ये अंदाज़ा इससे हुआ कि ये जो फ्लावर्स हैं ये सिर्फ मार्च टू अप्रैल में उगते हैं, सिर्फ इसीलिए वो इस दौरान ही बरी किए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी दाओ ही रैन इनटू ट्रबल। जब वो फाइनली मम्मी तक पहुँचे, इसके बावजूद भी कि उनके साथ बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, वाई वॉज इट सो, ये क्यों हो रहा था उनके साथ। When Carter tried to raise the mummy out of the coffin, he could not. जब कार्टर ने मम्मी को कफिन में से बाहर निकालने की कोशिश की तो वो कर नहीं पाई है। द रिचुअल रेजन्स एंड हार्डन्स, जो रिचुअल रेजन्स थे मम्मी में नाल दफनाए गए थे मम्मी के साथ में, तो वो हार्ड हो चुके थे बहुत ज़्यादा। सीमेंटिंग टट्स बॉडी टू बॉटम ऑफ हिज गोल्ड कफिन, उसका जो कफिन था वो गोल्ड का था और टट की बॉडी रेजन के कारण बिल्कुल नीचे जम चुकी थी, सीमेंट की तरह, जैसे हम मतलब बहुत ही स्ट्रांगली वो बॉटम के साथ चिपक चुकी थी। नो अमाउंट ऑफ फोर्स कुड पुल इट, को कितनी भी हम फोर्स लगा लेते पर हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे। हाउ डिड ही डिसाइड टू डिटैच द मम्मी, वाई, और उन्होंने क्यों और कैसे डिसाइड किया कि वो मम्मी को डिटैच करेंगे, मतलब मम्मी को निकालेंगे। फर्स्ट कार्टर ट्राई टू लूजन द रेजन्स विद द हीट ऑफ सन। पहले कार्टर ने ट्राई किया कि जो रेजन्स थे वो जो हार्ड हो चुके थे उन्हें सन की हीट से लूज़ किया जाए। For several hours he put the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit, but it was in vain. काफ़ी घंटों तक उन्होंने जो मम्मी को बाहर जो बहुत तकड़ी मतलब धूप आ रही थी, सनशाइन थी, उसमें रखा। उस सनशाइन ने उसे 149 डिग्री फ़ारेनहीट तक हीट किया, पर यह कोशिश नाकाम रही। देन ही डिसाइडेड टू कार्व इट आउट फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक एज देयर वाज नो अदर वे ऑफ रेजिंग किंग्स रिमेन। सो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो नीचे से उसके लिम्स और ट्रंक्स को निकालेगा, क्योंकि और कोई भी ऐसी वे नहीं थी जिससे वो किंग टुट को रेज कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द ट्रेजर्स फाउंड इन द कफिन। जो कफिन में कौन से ट्रेजर्स मिले, वाई वर दे पुट देयर, और वो वहाँ पे क्यों मिले, क्यों रखे गए थे टुट की बॉडी के साथ। King Tut's coffin contained precious collars, inlaid necklaces and bracelet rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and his inner coffin and mask. ये सब चीज़ें थी जो वो कफन में से मिली थी। ऑल ऑफ विच वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, ये सब चीज़ें थी जो वो प्योर गोल्ड की बनी हुई थी। द रॉयल्स इन किंग टट्स टाइम होप टू टेक देयर रिचेज अलॉन्ग विद देम फॉर द नेक्स्ट लाइफ। जो इजिप्ट के लोग हैं, जो वहाँ के रॉयल्स थे किंग टट के टाइम के, वो वहाँ पे सोचते थे कि जब कोई इंसान मर जाता है तो मरने के बाद भी वो एक मतलब ज़िंदगी जीता है, उसके आगे भी उनकी कोई ज़िंदगी होती है। तो वो सारी अपनी मतलब रिचेस थी, जो अपनी दौलत शौहरत थी, वो ना खुद मतलब उनके कफिन के साथ दफना दी जाती थी ताकि वो उनकी नेक्स्ट लाइफ में काम आ सकें। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वॉज द व्यू पॉइंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम। जो व्यू पॉइंट है आर्कियोलॉजिस्ट का वो टाइम के पासेज के साथ कैसे चेंज हुआ, मतलब अब वाले आर्कियोलॉजिस्ट का और पहले वाले आर्कियोलॉजिस्ट की सोच में क्या डिफरेंस है। द आर्कियोलॉजिस्ट अर्लियर फोकस ऑन द ट्रेजर्स दैट अ टॉम्ब वुड यील्ड। पहले के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो सोचते थे, उनका सिर्फ ध्यान मेन फोकस क्या होता था कि टूम में जो भी उन्हें ट्रेजर्स मिलेंगे, खजाने मिलेंगे। द सेंटर ऑफ अटेंशन नाउ इज़ मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। अब क्या है, जो सेंटर ऑफ अटेंशन क्या होता है कि जो भी उन्हें फैसिनेटिंग डिटेल मिलेंगी लाइफ के बारे में, एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और उन्हें डेथ की मिस्ट्री सॉल्व करने को जो मिलेंगी वो फैसिनेटिंग डिटेल्स के बारे में, वो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है। मोर ओवर नाउ दे यूज़ मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। अब क्या है कि वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ करते हैं और मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करते हैं। Question number 10th. What was the interesting fact about touch that was brought to light in the late 60s? एंड ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट था टट के बारे में जो हमें लेट 60s में बताया गया था। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, and कार्टर की डिस्कवरी के लगभग 40 साल से ऊपर के बाद
1968 में एन एनाटॉमी प्रोसेसर एक्सरेड द ममी, एक एनाटॉमी के प्रोसेसर थे, उन्होंने जो टट की बॉडी थी उन्हें एक्सरे किया एंड रिवील्ड अ स्टार्लिंग इफेक्ट, और एक बहुत ही स्टार्लिंग इफेक्ट हमें बताया। बीनीथ द रेजिन दैट केक्ड हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। रेजिन्स के नीचे जो रेजिन्स ने उनकी चेस्ट को मतलब बिल्कुल केक कर रखा था, मतलब दफना रखा था एकदम, उसकी जो ब्रेस्ट बोन थी और जो फ्रंट रिब्स थी वो मिसिंग थी। ये एक स्टार्लिंग इफेक्ट हमें बताया गया था। वॉज द किंग टुट्स डेथ अ बिग इवेंट, क्या जो किंग टट की जो डेथ थी वो एक बहुत बड़ा इवेंट था। किंग टुट्स डिमाइज वॉज एन बिग इवेंट एज ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज लीनिएज एंड हिज फनरल साउंडेड द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। किंग टुट की जो उसकी डेथ थी वो एक बिग इवेंट इसीलिए थी क्योंकि वो उनकी जो डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था। मोरओवर ही डाइड एट इज वेरी यंग एज ऑफ अबाउट 18, वो अपनी टीन एज में लगभग 18 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए ये एक बिग इवेंट माना गया था। व्हाट इज़ नोन अबाउट टुट्स प्रीडेसर एमेनहोटेप IV, टुट के जो प्रीडेसर थे मतलब उनके जो पूर्व मतलब थे किंग एमेनहोटेप IV के बारे में आप क्या जानते हैं? एमेनहोटेप IV ड्यूरिंग हिज रीन प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एथिन, द सन डिस्क। जो सन डिस्क मतलब एथिन को भगवान को उन्होंने, जब उनका राज्य था एमेनहोटेप IV का, तो उन्होंने क्या किया, एथिन भक्त की वर्शिप को, उनका ध्यान को प्रमोट किया। एथिन क्या है? द सन डिस्क, एंड चेंज हिज ओन नेम टू अखनेतन और सर्वेंट ऑफ एथिन, और उन्होंने अपना नेम बदल के अखनेतन रख लिया जिसका मतलब होता है एथिन का सेवक। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल टू द न्यू सिटी ऑफ अखनेतन, और जो रिलीजियस कैपिटल थी उसको उसने अखनेतन न्यू सिटी से रिप्लेस कर दिया। ही आउटरेज द कंट्री बाय अटैकिंग एमन, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल। उसने अपनी कंट्री को कैसे बढ़ाया? एमन गॉड था, एक बहुत बड़ा भगवान माना जाता था वहाँ पे, उसकी इमेजेस को स्मैश कर दिया, बिल्कुल कुचल दिया, और उसके टेम्पल्स को बंद करवा दिया। वट मेड अ गार्ड रिमार्क कर्स ऑफ फेरो, इसका मतलब ये रिमार्क क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया? When Tut's body was taken out to be scanned and the $1 million scanner had stopped functioning, जब किंग टुट की बॉडी को बाहर निकाला गया स्कैनिंग के लिए, तो एक जो $1 मिलियन का स्कैनर था उसने फंक्शन करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, क्योंकि उसके कूलर फैन में सैंड चली गई थी। The guard jokingly remarked that the king had expressed his annoyance at being disturbed, तो गार्ड ने जोकिंगली एक वर्ड्स कहे कि जो किंग टट ने अपनी जो अनॉय हो गए, मतलब जब उन्हें डिस्टर्ब किया गया, उसके परेशान होते होते उसने $1 मिलियन की जो मशीन थी उसे ख़राब कर दिया। So here's the last question. With the king Tut was being finally laid to rest, nature was at rest too. Explain the answer. जो किंग टुट को जब उनकी कब्र में वापस रख दिया गया, उनको रेस्ट करने के लिए रख दिया गया, नेचर भी रेस्ट करने लगा तभी। When the king Tut was finally laid to rest, जब किंग टुट को फाइनली रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया गया, the wind stopped blowing, जो विंड थी वो रुक गई थी, and was still like death itself, और बिल्कुल रुक गई थी जैसे कि उसकी भी मृत्यु हो गई हो। Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of afterlife. ओरियन थी जो जिसको वो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ मतलब मरने के बाद की ज़िंदगी के भगवान मानते थे। वो इजिप्टियंस मानते थे कि जो ओरियन है वो ओसिरिस की आत्मा है, उसकी सोल है। वह स्पार्कलिंग, जो ओरियन कॉन्स्टलेशन था वो स्पार्क कर रहा था, मतलब बहुत चमक रहा था। इट सीम टू बी वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और ऐसा लग रहा था कि वो जो बॉय किंग है टट उसकी निगरानी में लगी हुई है। So it was all about this chapter. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. If you have any queries, please tell me in the comments below. Thank you.